बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम BSN थर्ड सेमेस्टर की सब्जेक्ट एडल्ट हेल्थ नर्सिंग पढ़ रहे हैं। एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में हमने यूनिट 4 फीमेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर से स्टार्ट किए थे। इन डिसऑर्डर्स में से हमने 16 डिसऑर्डर्स कंप्लीट कर लिए, जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है और उनका लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। आज का जो वीडियो लेक्चर है स्टूडेंट्स, ये डिजीज़ नंबर 17 यूटेराइन फिब्रोइड्स पे है। डिजीज़ नंबर 17 जो कि यूटेराइन फिब्रोइड्स है, वो इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे। स्टूडेंट्स, इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्द से जल्द मिल सके। तो स्टूडेंट्स, यूटेराइन फिब्रोइड्स क्या होते हैं? तो फिब्रोइड्स का हमने जो पिछले भी डिजीज़ पढ़ रहे थे, तो उनमें से साइन सिम्टम्स वगैरह में हमने पढ़ लिया था कि यूट्रस में फिब्रोइड्स बनते हैं, यानी ये मास ऑफ टिश्यू होते हैं जो कि यूट्रस में बनते हैं। ये अक्सर कैंसरस नहीं होते, इनसे ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग होने की वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के एबनॉर्मलिटीज़ जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड स्टार्ट होते हैं। इनमें ज़्यादातर ये कैंसरस नहीं होते। तो आइए पढ़ते हैं कि आगे इसके बारे में क्या बता रहा है। इंट्रोडक्शन में है कि uterine fibroids are non-cancerous growth of the uterus that often appear during childbearing years। uterine fibroids जो होते हैं स्टूडेंट्स, ये नॉन कैंसरस ग्रोथ होते हैं यूट्रस में, जो कि अक्सर जो चाइल्ड बियरिंग ईयर्स यानी जो प्रेगनेंसी के टाइम होते हैं उसमें ये बन जाते हैं यूट्रस के अंदर। आल्सो कॉल्ड लियोमायोमास, या इसको मायोमास या लियोमायोमास भी कहा जाता है। ये बात आपने MCQs के लिए याद रखनी है कि MCQs बन सकती है कि द टर्म लियोमायोमास और मायोमास रिफर टू, तो आप लोगों को पता हो कि ये यूटेराइन फिब्रोइड्स को कहा जाता है। यूटेराइन फिब्रोइड्स आर एरेंट एसोसिएटेड विद एन इंक्रीज रिस्क ऑफ यूटेराइन कैंसर एंड ऑलमोस्ट नेवर डिवेलप इनटू कैंसर। ये जो यूटेराइन फिब्रोइड्स होते हैं, ये ज़्यादातर जो रिस्क ऑफ यूटेराइन कैंसर है उससे भी इनका कोई एसोसिएशन नहीं होता, इनका ताल्लुक़ नहीं होता, और ये कभी कैंसर में कन्वर्ट होते भी नहीं है। अक्सर जो है ये कभी भी ये कैंसर में कन्वर्ट नहीं होते। Fibroids range in size from seedling, undetectable by the human eye, to bulky masses that can distort and enlarge the uterus। फिब्रोइड्स की साइज़ की अगर हम बात करें तो फिब्रोइड्स जो है वो साइज़ में रेंज करते हैं, यानी बाज़ जो फिब्रोइड्स है वो इतने छोटे होते हैं कि सीड की तरह जो बीचे नहीं होते, उनकी साइज़ का छोटे छोटे होते हैं, जो कि ह्यूमन आई से डिटेक्टेबल भी नहीं हो सकते। इतने छोटे भी होते हैं, लेकिन इतने बल्कि मासेस, इतने बड़े बड़े मासेस भी होते हैं कि वो जो है यूट्रस के अंदर डिस्टोर होकर यानी फैल के यूट्रस को इनलार्ज कर देते हैं साइज में। यू कैन हैव ए सिंगल फिब्रोइड और मल्टीपल वंस। सिंगल फिब्रोइड भी बन सकता है और मल्टीपल फिब्रोइड्स भी बन सकते हैं, यानी यूट्रस के अंदर सिर्फ एक फिब्रोइड भी बन सकता है, मल्टीपल भी बन सकते हैं, यानी एक से ज़्यादा भी बन सकते हैं। इन एक्सट्रीम केसेस मल्टीपल फिब्रोइड कैन एक्सपेंड द यूट्रस सो मच दैट इट रीच द रिब केज एंड कैन एड वेट। बाज़ एक्सट्रीम केसेस में मल्टीपल फिब्रोइड्स जो है वो यूट्रस को इतने एक्सपेंड कर देते हैं कि यूट्रस जो है वो उसकी साइज़ रिबकेज तक पहुंच जाती है, और फिर इसकी वजह से वेट में जो है ख़ासा इंक्रीज़ हो जाता है, यानी वेट जो है वो बहुत इंक्रीज़ हो जाती है। अब देखिए स्टूडेंट्स के टाइप ऑफ यूटेराइन फिब्रोइड के टाइप्स क्या है यूटेराइन फिब्रोइड्स के। तो लिखा है द टाइप्स ऑफ फिब्रोइड ए वुमेन डिवेलप डिपेंड ऑन इट्स लोकेशन इन और ऑन द यूट्रस, यानी जो फिब्रोइड्स के टाइप होती है ये इस बेस पे इनको नेम दिया गया है कि इनके लोकेशन को देख के कि ये यूट्रस में कौन से एरिया पे है, तो उस एरिया को देख के इनको नाम दिया गया है, इनको क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट वन है इंट्राम्यूरल फिब्रोइड्स। तो स्टूडेंट्स, इंट्राम्यूरल का क्या मतलब है? यानी इंट्राम्यूरल का मतलब वाल्स को म्यूरल कहा जाता है, यानी जो सिचुएटेड इन द वाल्स जो लफ्ज़ है ना, कि इसकी अगर इंट्राम्यूरल की मीनिंग देख ले तो इसका मतलब ये है कि सिचुएटेड इन द वाल्स, यानी जो फिब्रोइड यूट्रस के वाल में होते हैं इनको हम कहते हैं इंट्राम्यूरल फिब्रोइड्स। इंट्राम्यूरल फिब्रोइड्स आर मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फिब्रोइड्स। तो MCQs बन सकती है कि विच वन आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फिब्रोइड्स।
तो आप लोगों को पता हो कि वो फिब्रोइड्स जो वाल में बनते हैं यानी उनको इंट्राम्यूरल फिब्रोइड कहा जाता है, वो मोस्ट कॉमन फिब्रोइड्स है। these types appears within the muscular wall of the uterus। ये जो टाइप्स है ये कहाँ पे अपीयर होते हैं? जो यूट्रस के मस्कुलर वाल होते हैं वहाँ पे अपीयर होते हैं। इंट्राम्यूरल फिब्रोइड्स मे ग्रो लार्जर एंड कैन स्ट्रेच योर वॉम। जो इंट्राम्यूरल फिब्रोइड्स होते हैं वो मे बी ग्रो करके लार्जर बन जाते हैं, और जब लार्जर बन जाते हैं तो फिर वो वॉम्प को यानी यूट्रस को स्ट्रेच करना स्टार्ट कर देते हैं, वाल्स में बनते हैं, बाहर की तरफ खींचना स्टार्ट कर देते हैं, तो इस वजह से यूट्रस जो है वो एक्सपेंड हो जाता है। सेकेंड वन है सब सेरोजल फिब्रोइड्स। अब जो सब सेरोजल फाइब्रोइड्स है ये लिखा है कि फॉर्म ऑन द आउटसाइड ऑफ यूट्रस। ये जो यूट्रस का आउटसाइड है जिसे सेरोसा कहा जाता है, ये उस लेयर पे बनते हैं, सेरोसा लेयर पे बनते हैं। दे मे ग्रो लार्ज इनफ टू मेक योर वॉम्प अपीयर बिगर ऑन वन साइड। ये ग्रो हो के इतने लार्ज बन जाते हैं कि अगर एक साइड में होते हैं यानी यूनिलेटरली होते हैं तो एक साइड से जो वॉम्प है यूट्रस है वो बिल्कुल बिगर दिख जाता है। उसे बाहर से भी जो है एग्जामिनेशन अगर किया जाए तो फिर देखने में भी आता है कि एक साइड से वॉम्प जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है। स्टूडेंट्स थर्ड वन है पिडंकुलेटेड फिब्रोइड्स। अब स्टूडेंट्स कुछ फिब्रोइड इस तरह होते हैं कि उनके पिडंकल होते हैं। पिडंकल किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? ये जो पिडंकल होते हैं ये या तो स्टाक नहीं होता, स्टेम नहीं होता, किसी यानी कोई शाख नहीं होती, स्टेम या स्टाक जिसे हम नहीं कहते, इस किस्म के। यहाँ पे मैं आप लोगों को पिक्चर पे दिखा देती हूँ कि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ पे देख ले स्टूडेंट, ये जो पिडंकुलेटेड जो यहाँ पे सब म्यूकोजल पिडंकुलेटेड सब म्यूकोजल जो फिब्रोइड है इसका आप देख ले, इसका स्टेम है जहाँ यहाँ से अटैच है, यूट्रस का जो अपर साइड है यहाँ से अटैच है, इसको कहा जाता है स्टाक या स्टेम। इसका स्टेम होता है। बाकी के आप देख ले सारे गोल गोल है, इनके कोई स्टेम्स नहीं है, लेकिन जो पिडंकुलेटेड है इसका स्टेम है। ये इस तरह दिखता है कि ये हैंगिंग है, किसी चीज़ को धागे से हैंग नहीं किया हुआ है, इस तरह ये नज़र आता है। तो इसको जिस चीज़ की वजह से ये हैंगिंग है, जो इसका स्टाक है, जो इसका स्टेम है, इसको पिडंकल कहा जाता है। और जिन फाइब्रोइड के ये स्टेम होते हैं, ये स्टाक होते हैं, इनको पिडंकुलेटेड फाइब्रोइड कहा जाता है। तो लिखा है कि सब सेरोजल ट्यूमर, ये सब सेरोजल ट्यूमर होते हैं, कैन डेवलप इनटू स्टेम। ये स्टेम में डेवलप होते हैं। स्टेम क्या है? ए सिलेंडर बेस दैट सपोर्ट द ट्यूमर। एक सिलेंडर टाइप का होता है जो कि इस ट्यूमर को सपोर्ट करता है। व्हेन दे डू दे आर नोन एज पिडंकुलेटेड फाइब्रोइड्स। जिनके ये स्टाक होते हैं, ये स्टेम होते हैं, तो उनको पिडंकुलेटेड फाइब्रोइड्स कहा जाता है। इस पिक्चर में आप मुख्तलिफ़ किस्म के फाइब्रोइड्स देख सकते हैं स्टूडेंट्स की किस तरीके से ये जो फंडल फाइब्रोइड्स है, यूट्रस के फंडस में कितना बड़ा फाइब्रोइड बना हुआ है। नीचे अगर देख ले तो सब म्यूकोजल है, सब सेरोसल भी है, इंट्राम्यूरल जो वाल्स पे बना है वो भी दिखाया गया है, और ये जो बिल्कुल सेंटर में जिसका स्टाक है ये पिडंकुलेटेड सब म्यूकोजल फाइब्रोइड है। काजेज़ अगर हम देख लें स्टूडेंट्स फाइब्रोइड्स के, तो लिखा है काजेज़ में हार्मोन्स, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन आर द हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय द ओवरीज। दे काज द यूट्राइन लाइनिंग टू रीजनरेट ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड मे स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ फाइब्रोइड्स। क्या होता है कि ये जो हार्मोन्स है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये वो हार्मोन्स है जो कि ओवरीज प्रोड्यूस करते हैं, और इनकी वजह से कभी कभार ये क्या करते हैं, जो यूट्राइन की जो लाइनिंग होते हैं ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान उसको रीजनरेट करते हैं। तो उसको रीजनरेट करते हुए कभी कभी फाइब्रोइड्स भी ग्रो कर जाते हैं, फाइब्रोइड्स की ग्रोथ भी स्टिमुलेट हो जाती है। और ख़ास करके जब इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की कंसंट्रेशन जब ज़्यादा हो जाती है तो जो है ओवर रीजनरेशन होती है इन लाइनिंग की, और इस वजह से फाइब्रोइड्स की जो ग्रोथ है वो स्टिमुलेट हो जाती है। फैमिली हिस्ट्री है, फाइब्रोइड मे रन इन द फैमिली इफ़ योर मदर, सिस्टर और ग्रैंड मदर हैज़ ए हिस्ट्री ऑफ दिस कंडीशन यू मे डेवलप इट। यानी फाइब्रोइड्स जो है वो फैमिली में रन करते हैं। अगर किसी के मदर को, सिस्टर को या ग्रैंड मदर को ये कंडीशन है तो मे भी उसको भी हो सकता है।
प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन इन योर बॉडी, फाइब्रॉइड्स में डेवलप एंड ग्रो रिपीटली वाइल प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी की वजह से जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की प्रोडक्शन है बॉडी के अंदर वो ज़्यादा हो जाती है, और जब उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो इसकी वजह से में भी प्रेगनेंसी के साथ साथ फाइब्रॉइड भी रैपिडली ग्रो करते हैं। रिस्क फैक्टर्स क्या है स्टूडेंट्स? रिस्क फैक्टर्स में द फॉलोइंग फैक्टर मे रेज वुमेन रिस्क ऑफ डेवलपिंग यूटेराइन सो स्टूडेंट्स यहाँ पे यूटेराइन कैंसर लिखा है, तो यूटेराइन कैंसर नहीं है, यूटेराइन फाइब्रॉइड्स है। तो जो यूटेराइन फाइब्रॉइड्स जो है उनके डेवलप होने में जो रिस्क फैक्टर्स है उनमें एज है, एज से रिलेटेड भी हो सकता है क्योंकि मुख्तलिफ़ किस्म के अबनॉर्मलिटीज़ आ जाते हैं एज से रिलेटेड। ओबेसिटी है, जो लोग ओबीस है जेनेटिकली हो सकती है, हमने पढ़ा। कैंसर्स हो सकते हैं, कुछ कैंसर्स अगर है तो उनकी वजह से भी फाइब्रॉइड बन सकते हैं। रेडिएशन थेरेपी है, अगर किसी कैंसर की ट्रीटमेंट की गई रेडिएशन थेरेपी के थ्रू तो यूट्रस के करीब अगर हो तो फिर यूट्राइन लाइनिंग में इसकी वजह से यानी रेडिएशन थेरेपी की वजह से फाइब्रॉइड बन जाते हैं। सिम्टम्स अगर देख लें तो जिन वुमेंस के यूटेराइन फाइब्रॉइड्स होते हैं उनके हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होते हैं। मेंस्ट्रुअल पीरियड्स ऐसे मेंस्ट्रुअल पीरियड्स होते हैं कि मोर देन 1 वीक वो जो है जारी रहते हैं, यानी फिर स्टॉप नहीं होते। इनके अलावा पेल्विक प्रेशर होता है या पेल्विक पेन होती है, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होती है क्योंकि यूट्रस की साइज़ बढ़ जाती है तो फिर जो है ब्लडर जो है उसको नुकसान उठाना पड़ता है, यानी वो जो है नेरो होना पड़ता है, इस वजह से यूरिनेशन बार बार होती है। डिफ़िकल्टी इम्प्टिंग द ब्लडर को ब्लडर के लिए जगह काफ़ी नहीं है, इस वजह से उसको इम्प्टी होने में भी डिफ़िकल्टी होती है। कॉन्स्टिपेशन होती है, बैक और लेग पेन हो सकते हैं। डायग्नोसिस क्या है स्टूडेंट्स? किस तरीके से यूटेराइन फाइब्रॉइड की डायग्नोसिस की जाती है? तो योर डॉक्टर में फील इरेगुलरिटीज़ इन द शेप ऑफ यूट्रस। डॉक्टर जो है वो मे बी जो यूट्रस की शेप है, यूट्रस की जो शेप की इरेगुलरिटीज़ है उनमें इरेगुलरिटीज़ वगैरह जो है डॉक्टर फील कर सकता है, सजेस्टिंग द प्रेजेंट ऑफ फिब्रॉइड्स। और जब इरेगुलरिटीज़ यूट्रस के शेप में आ गए तो इससे सजेस्ट किया जा सकता है कि शायद यूटेराइन फिब्रॉइड्स है। अल्ट्रासाउंड की जा सकती है। इफ़ कंफर्मेशन इज़ नीडेड योर डॉक्टर मे ऑर्डर एन अल्ट्रासाउंड। अगर कंफर्मेशन की नीड हो तो फिर डॉक्टर जो है वो मे बी अल्ट्रासाउंड जो है वो मे बी अल्ट्रासाउंड के लिए कह सकता है। इट यूजेज साउंड वेव्स टू गेट ए पिक्चर ऑफ यूट्रस टू कंफर्म द डायग्नोसिस एंड मेयर फिब्रॉइड्स। अल्ट्रासाउंड में क्या किया जाता है, साउंड वेव के थ्रू यूट्रस की पिक्चर ली जाती है कि इससे डायग्नोसिस कंफर्म हो जाती है और जो फाइब्रॉइड्स हैं उनकी मेप जो है वो मेयर की जाती है। ए डॉक्टर और टेक्नीशियन मूव द अल्ट्रासाउंड डिवाइस ओवर एब्डोमेन और प्लेस इट इनसाइड योर विजना एंड गेट इमेज ऑफ यूट्रस। एक डॉक्टर या टेक्नीशियन जो है वो क्या करते हैं, या तो एब्डोमेन के थ्रू ट्रांस एब्डोमिनली अल्ट्रासाउंड करते हैं, प्रोब को एब्डोमेन के ऊपर वो प्लेस करते हैं, या फिर ट्रांसविजनली वो अल्ट्रासाउंड करते हैं जिसके थ्रू यूट्रस के अंदर देखा जाता है। हाइस्टेरोस्कोपी है स्टूडेंट्स। तो हाइस्टेरोस्कोपी भी की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल योर डॉक्टर इंसर्ट ए स्मॉल लाइटेड टेलीस्कोप कॉल्ड ए हाइस्टेरोस्कोप थ्रू योर सर्विक्स इनटू यूट्रस। यानी जो डॉक्टर है वो एक स्मॉल लाइट वाली एक टेलीस्कोप होती है जिसे हाइस्टेरोस्कोप कहा जाता है, उसे सर्विक्स के अंदर इंसर्ट करके यूट्रस तक पहुंचाया जाता है। योर डॉक्टर देन इंजेक्ट सेलाइन इनटू योर यूट्रस। फिर सेलाइन जो है वो यूट्रस में इंजेक्ट करता है डॉक्टर। क्यों इंजेक्ट करता है? एक्सपेंड द यूटेराइन केविटी, क्योंकि जो यूटेराइन केविटी है उसको एक्सपेंड करने के लिए। एंड अलाउइंग योर डॉक्टर टू एग्जामाइन द वॉल ऑफ यूट्रस। और जब एक्सपेंड हो जाती है तो फिर जो यूट्रस के बाल होते हैं उसको देखना डॉक्टर के लिए अलाउ हो जाती है, इजी हो जाती है। एंड ओपनिंग ऑफ द फिलोपियन ट्यूब। और फिर इसे जो फिलोपियन ट्यूब के ओपनिंग है वो भी सही तरीके से एग्जामिन किए जा सकते हैं। यहाँ पे हाइस्टेरोस्कोप आप लोगों को दिखाया गया है स्टूडेंट्स। आप देख सकते हैं कि हाइस्टेरोस्कोप जो है वो उसके थ्रू एग्जामिनेशन की जा रही है ट्रांसविजनली। ट्रीटमेंट है, कुछ मेडिकेशंस है ट्रीटमेंट के लिए। तो इनमें
Medications for uterine fibroid target hormone that regulate your menstrual cycle, treating symptoms such as heavy menstrual bleeding and pelvic pressure. They do not eliminate fibroid but may shrink them. यानी medications स्टूडेंट्स जो यूटेराइन फाइब्रोइड्स हैं उनके लिए जो हार्मोन रेगुलेट करते हैं उनको उन हार्मोन्स पे टारगेट करते हैं जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने वाले जो हार्मोन्स हैं उन पे ये मेडिकेशन उन पे टारगेट करते हैं, उनको टारगेट करते हैं। और जो हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या पेल्विक प्रेशर वगैरह ये जो सिम्टम्स है इनको ट्रीट कर सकते हैं। ये यूटेराइन जो फाइब्रोइड्स होते हैं उनको एलिमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ऐसा है कि उनको श्रिंक कर सकते हैं, यानी उनकी साइज़ को श्रिंकेज उनकी कर सकते हैं। मेडिकेशन में कौन से मेडिकेशन है? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंटागोनिस्ट, जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है उसके एंटागोनिस्ट मौजूद है। मेडिकेशन कॉल्ड गोनेडोट्रोपिन हार्मोन एंटागोनिस्ट ट्रीट फाइब्रोइड बाय ब्लॉकिंग द प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रीन। ये क्या करते हैं? ये जो प्रोजेस्ट्रीन और जो एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन है, इन हार्मोन की जो सिक्रीशन है उसको ब्लॉक करते हैं। और जब उसको ब्लॉक करते हैं तो क्या होता है? पुटिंग यू इनटू ए टेम्पोररी मेनोपॉज, जिसकी वजह से एक टेम्पोररी मेनोपॉज में बंदा चला जाता है, मेनोपॉज लाइक स्टेट में चला जाता है, यानी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो बंद हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। एज ए रिजल्ट मेंस्ट्रुएशन स्टॉप एंड फाइब्रोइड श्रिंक, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुएशन स्टॉप होती है और फाइब्रोइड जो है वो श्रिंक हो जाते हैं। इसके अलावा ट्रांजेमिक एसिड है। दिस नॉन हार्मोनल मेडिकेशन, ये कोई हार्मोनल मेडिकेशन नहीं है, बल्कि ये जो ब्लीडिंग है उसको ट्रीट करने के लिए एक कोगुलेटिव एजेंट है। ये ब्लड कोगुलेशन काज करती है, यानी ब्लड की जो हैवी ब्लीडिंग है उसको रोकने के लिए दी जाती है। तो लिखा है कि दिस नॉन हार्मोनल मेडिकेशन इज़ टेकन टू ईजी हैवी मेंस्ट्रुअल पीरियड्स, जो हैवी मेंस्ट्रुअल पीरियड्स होते हैं उनको ईजी बनाने के लिए ये ड्रग यूज़ किया जाता है। इट्स टेकन ओनली ऑन हैवी ब्लीडिंग डेज, ये सिर्फ हैवी ब्लीडिंग डेज में टेकन किया जाता है, उसके अलावा टेकन नहीं किया जाता। अदर मेडिकेशंस में नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स एनसेड है विच आर नॉट हार्मोनल मेडिकेशन, जो कि हार्मोनल मेडिकेशन तो नहीं है, लेकिन ये किसके लिए इफेक्टिव है? मे बी इफेक्टिव इन रिलीविंग पेन रिलेटेड टू फाइब्रोइड, फाइब्रोइड से रिलेटेड जो पेन हो रही है उसको रिलीव कर सकते हैं। बट दे डू नॉट रिड्यूस ब्लीडिंग काज बाय फाइब्रोइड, लेकिन ये जो फाइब्रोइड ब्लीड करती है, फाइब्रोइड से जो ब्लीडिंग होती है उसको नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग रिड्यूस नहीं कर सकती। योर डॉक्टर मे आल्सो सजेस्ट दैट यू टेक वाइटामिन एंड आयरन इफ़ यू हैव एनी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग एंड एनीमिया। डॉक्टर विटामिन और आयरन भी सजेस्ट कर सकता है अगर हेवी ब्लीडिंग और यानी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग अगर बहुत हेवी हो और एनीमिया हो तब। नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है स्टूडेंट्स? तो नर्सिंग डायग्नोसिस क्या लिख सकते हैं हम? एक्यूट पेन लिख सकते हैं, पेशेंट को एक्यूट पेन है रिलेटेड टू फाइब्रोइड ग्रो, कि फाइब्रोइड ग्रो कर रहे हैं, उसकी न्यूट्रिशन अल्टर्ड है, उसकी बॉडी रिक्वायरमेंट की मुनासिबत से नहीं है, उसको फ्लूइड वॉल्यूम डिफिसिट है, उसको फैटीग है, उसको रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है। तो ये चीज़ें हम नर्सिंग डायग्नोसिस में लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ तक आप लोगों का जो लेक्चर नंबर 17 था, यानी डिजीज़ नंबर 17 था यूटेराइन फिब्रोइड्स, वो कंप्लीट हो चुका, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स में सेकंड लास्ट लेक्चर है, ये कंप्लीट हो चुका। अगर आप लोगों का इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल ले। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब लास्ट डिजीज़ नंबर 18 स्टार्ट करूँगी तो आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूँगी। इस वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।